हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी वो पॉलिटिकल थ्योरी एग्जाम्स की कर रहे हैं। आई होप आपने ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख ली होगी, या फिर वे सभी बच्चे जो अब तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देख पाए तो वो इस वीडियो के माध्यम से भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेंगे और एक्चुअल में उनको एग्जाम किस फॉर्मेट में लिखना है, आंसर्स कैसे स्टार्ट करने हैं, वो भी आप सभी को पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैराथन क्लास है। जो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे कि एक बार सारे आंसर्स का रिवीजन हो जाए ताकि उसके बाद में उनके मन में कोई डाउट ना रहे, तो आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसमें आपसे पूछा गया है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि जॉन रॉल्स कौन थे और इनके न्याय के सिद्धांत की क्या व्याख्या थी। तो जॉन रॉल्स आप सभी को पता है कि ये एक उदारवादी विचारक थे और उदारवादी विचारक होने की वजह से इन्होंने समाज के अंदर क्या किया, अपने लिबरल सोच को रखा। इन्होंने बताया कि समाज में कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम अगर समाज में एक बराबर बांट दें तो संपूर्ण समाज के लिए न्यायपूर्ण होगा। और वो सारी चीज़ें क्या हो सकती है, वो अधिकार हो सकता है, वो हमारे अवसर हो सकते हैं, वो हमारे इसके अलावा संसाधन हो सकते हैं। तो वो हम इस तरीके से समाज में बराबर रूप से अगर विभाजित कर दें तो समाज में हर एक व्यक्ति उनका लाभ ले पाएगा और सबके साथ न्याय होगा। लेकिन इनकी न्याय की जो सिद्धांत है वो केवल इतना सीमित ही नहीं है। इन्होंने वितरणात्मक न्याय की बात करी थी और साथ ही साथ में इन्होंने अज्ञानता की पर्दे की बात कही थी। इन्होंने कहा था जब कोई भी व्यक्ति अगर न्याय करने के लिए आता है या कोई भी व्यक्ति न्याय करने का उसे अवसर मिलता है तो ज़रूर उसको क्या करना चाहिए, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले जाना चाहिए जिसमें वो ये नहीं जानता कि उसके सामने कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है। और ऐसी स्थिति में जब वो जाकर न्याय करेगा तो वो न्याय जो होगा वो यकीनन सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो ये जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी थी। इसमें इन्होंने अवसरों की समानता की भी बात करी थी, इन्होंने एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात हुई थी और लास्ट में इन्होंने एक बात कही थी कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, जिसकी वजह से इनकी आलोचना भी होती है। इन्होंने ऐसे लोग जो अपना विकास समान अवसर मिलने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए इन्होंने कहा कि विशेष लोगों की जिनकी विशेष अवसर हमें देने की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हमें विशेष अवसर भी देना चाहिए ताकि ऐसे लोग समाज में अपने आप को ऐसा है ना महसूस करें, वो भी अपना क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, वो भी अपना विकास कर सकें। तो इस तरीके से ये जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डिटेल वाइज बिल्कुल सारी की सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को केवल 18 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अगला क्वेश्चन जॉन रॉल्स से रिलेटेड ही है, जिसमें आपसे पूछा गया है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक थे, तो स्वाभाविक सी बात थी कि मार्क्सवादी लोग इनकी आलोचना करेंगे, तो मार्क्सवादी लोगों ने इनकी आलोचना करी। पहली बात ये। दूसरी बात, इनकी आलोचना इस वजह से भी खुद उदारवादी लोगों ने भी की क्योंकि इन्होंने एक बात कही थी, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। तो जब ये इन्होंने ये बात कही विशेष जरूरतों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असमानता का भाव उत्पन्न हुआ। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर डाउट उठ गए कि जॉन रॉल्स की जो न्याय की थ्योरी है उसके अंदर सभी के लिए समान और एक जैसे व्यवहार, जैसा मार्क्सवादी लोग कहते हैं, वैसी व्यवहार की धारणा झलकने लगी और इस वजह से जो खुद उदारवादी लोग थे वो भी इनकी आलोचना करने लगते हैं। क्योंकि हम जब सभी को समान अवसर दे रहे हैं तो सभी के लिए हमें एक जैसा रुख नहीं अपना सकते। जो उन अपॉर्चुनिटी का अच्छा उपयोग करेगा वो विकास ज़्यादा करेगा, जो उन अपॉर्चुनिटी का अच्छा उपयोग नहीं करेगा तो उसके ज़रिए हम दूसरों को विकास करने से रोक नहीं सकते। तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समानता और स्वतंत्रता के अंतर संबंध को बताइए। अगर आप लोगों ने जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी को और ज़्यादा डीप से पढ़ना है तो यहाँ पर आप सभी को जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी जो है, जो क्रिटिक वे में है, जो कि इसकी आलोचना भी कर रखी है हमने, वो भी हमने जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना ये भी हमने यहाँ पर बता रखा है, तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए समानता और स्वतंत्रता के बीच में संबंध बताना है। तो समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाएगा, और सिर्फ ये लिखा आएगा अंतर संबंध बताइए, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें ये पूछा जा रहा है।
समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे हैं? तो आप सभी को यही याद रखना है, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक इसलिए है क्योंकि अगर हम एक के बिना दूसरों को देखें तो वो अधूरा माना जाता है। क्योंकि जैसे मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा और तीनों एग्जाम्पल में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जैसे अगर हम आर्थिक समानता ना दें और सबको राजनीतिक स्वतंत्रता दे दें, कह दें कि आप सभी को चुनाव में वयस्क मताधिकार है, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन आर्थिक रूप से हम लोग एक समान नहीं है, तो जिन लोगों के पास अधिक धन है वो चुनाव में क्या करते हैं, उम्मीदवार के तौर पर खड़े भी उतर जाते हैं और साथ ही साथ अपना वोट जो है वो बना भी लेते हैं। एक गरीब व्यक्ति केवल वोट डालता ही रह जाता है। तो वो ध्यान रखना आप सभी को कि यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जिन व्यक्ति के पास में अधिक मनी या अधिक पैसा या आर्थिक रूप से समान नहीं है तो उनके लिए स्वतंत्रता निरर्थक है। दूसरी बात हम कहते हैं कानून सभी के लिए एक समान है। तो जिन लोगों के पास में अधिक पैसे हैं वो चतुर वकील हायर करके क्या करते हैं, अन्याय को भी न्याय में बदल देते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो चतुर वकील को हायर नहीं कर पाते, जिस वजह से कई बारी वो बेगुनाह होकर भी गुनहगार बन जाते हैं और यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। तीसरी बात करें तो समाज के अंदर अगर हम देखें तो आजकल जो एजुकेशन है, आजकल जो हम और भी बात करें और भी सेक्टर्स में तो हम कहते हैं कि भाई पढ़ने लिखने का सबको अधिकार है, लेकिन एक्चुअल में जब हम महंगी महंगी पढ़ाइयाँ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फीस लगती है और केवल स्वतंत्रता देने से लोग इतने बड़ी पोस्ट पर या इतने बड़े बड़े एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे आप देख रहे हो कि एक आप जैसे आप तो अभी कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हो, जो भी मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप वैसे देखोगे तो अगर IAS वगैरह की कोचिंग लेते हो आप या फिर नेट GRF की कोचिंग लेते हो, अगर आप ऑनलाइन ना लेकर ऑफलाइन लेते हो तो आप देखोगे कितनी महंगी महंगी फीस होती है। एक आम बच्चा तो उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पाता, जिनके घर वाले मजदूर हैं या फिर और तरीके के काम करते हैं। तो हम काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर समानता ही केवल दे दें तो स्वतंत्रता किसी फायदे की नहीं होगी, अगर केवल स्वतंत्रता ही दे दें तो समानता ना मिले तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जो मैंने आप लोगों के सामने भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस वाले 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को बताइए। तो स्वतंत्रता जिसे इंग्लिश में हम लिबर्टी कहते हैं, ये इंग्लिश में एक लीवर शब्द से बना है। आप सभी ने ये वाला स्वतंत्रता वाला वीडियो तो जरूर देख लिया होगा, अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा मिल जाएगी। आप यहाँ से बिल्कुल डिटेल करिए, लेकिन यहाँ पर समझ के जाइए क्योंकि आपके लिए हमने बहुत मेहनत से इतनी देर रात को ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता के बीच में जब भी हमें कहे कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में जब आपसे बात कहे कि भाई इनके बीच में अंतर या भेद कीजिए या इनके बीच में क्या डिफरेंस है बताइए, तो आप सभी को ध्यान रखना है सकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें हमें स्वतंत्रता के साथ में थोड़ी बहुत क्या दी जाती है, प्रतिबंध भी दिए जाते हैं। और ये प्रतिबंध हमें तब मिलते हैं जब हमारी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता भंग होती है। लेकिन जब हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुली आज़ादी की बात की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति को उसके ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति पूरा आज़ाद नहीं होगा तो वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता। जैसे बहुत सारे विद्वान ऐसे रहे, जब मैंने आपको पढ़ाया था उस वाले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर एक व्यक्ति के लिए अगर संपत्ति को छोड़ दें तो उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट राइट अगर उसके व्यक्ति के जीवन में बचता है तो वो उसकी स्वतंत्रता है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहकर नहीं रहता, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता तो बाकी सभी अधिकार उसके लिए कोई मायने नहीं है। अगर हम देखें प्राकृतिक अधिकार में भी स्वतंत्रता को रखा गया है, उसका रीजन यही है क्योंकि स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स में से हमारी एक है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने वहां पर बिल्कुल और डिटेल से बताया है। किस विद्वान ने क्या तर्क दिए हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस विद्वान ने ये तर्क दिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखो संपत्ति और स्वतंत्रता का दोनों का संबंध भी है, तो इस वाले वीडियो को भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत जिसे इंग्लिश में हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग सिंपल सा है। देखो यहाँ पर नेम में क्या जा रहा है, राजनीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर हम ऐसी थ्योरीज को पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत में, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, नागरिकता। इसमें ऐसे सिद्धांतों को पढ़ा जाता है जो राजनीति के विषय से संबंधित है और राजनीति से जुड़े हुए विषयों को हमें और स्पष्ट रूप से समझने में हमें मदद करते हैं। जैसे समानता क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो आप समानता का एक राजनीतिक सिद्धांत पढ़िए जिसमें आप स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल
बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप स्वतंत्रता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल डिटेल से क्या कीजिए, एक सिद्धांत पढ़िए, तो आप स्वतंत्रता के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए विषय पर लिखे जाते हैं और राजनीति को समझने में काफी हद तक ये हमारी मदद करते हैं। कई बार शासन अंग किस प्रकार के निर्णय ले सकता है, शासन की कौन सी व्यवस्था हमारे लिए बेहतर होती है, शासन से जुड़े हुए हर एक प्रश्नों का उत्तर हमें राजनीतिक सिद्धांत में मिल जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग विषयों पे लिखे जाते हैं और इस पर उस समय का सोसाइटी, उस समय का जो प्रशासन है, ये बहुत हद तक प्रभावित करता है। जैसे एंशिएंट टाइम पे जो राजनीतिक सिद्धांत लिखे जाते थे उसमें हम देखते थे कि राजा क्या करते थे, राजा अपना पूरा डोमिनेट रखते थे, तो सिद्धांत शास्त्री राजा के विरुद्ध कुछ भी सिद्धांत नहीं दे पाते थे, राजा के विरुद्ध कुछ भी बात नहीं कर पाते थे। अगर ऐसा किया जाता था तो जनता को राष्ट्रद्रोह का केस लगाकर उसे या तो मृत्यु की सजा दे दी जाती थी या उसे देश निकाला कर दिया जाता था। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक सिद्धांत जब भी लिखे जाते हैं तो उस समय का वातावरण, उस समय का परिवेश और उस समय की शासन व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। लेकिन आधुनिक समय में हम देखें तो राजनीति सिद्धांत के जितने भी लेख लिखे जाते हैं वो जितने परंपरागत सिद्धांत लिखे गए थे उन सभी को आधार बनाकर या उन सभी से अलग ही लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर थ्योरी की बात करते हैं, अब हम सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या होता है, देखो मैंने इनकी परिभाषा भी दे रखी है, अलग अलग विद्वानों ने आप लोगों को किस तरीके से परिभाषित किया है यहाँ पर मैंने ये भी बता रखा है। देखो राजनीतिक सिद्धांत की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप, राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत की महत्व और अवधारणा, ये 4 वीडियो, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसका महत्व वाला वीडियो भी आप लोगों को मिल गया, प्रासंगिकता वाला भी अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है हमारे लिए। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े हुए विषयों को स्पष्ट करने में, राजनीति से जुड़े हुए विवादों को सुलझाने में, राजनीतिक ज्ञान को वर्धक करने में, हमारे राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने में और साथ ही साथ में विवादों को सुलझाने में, कन्फ्लिक्ट्स को कम करने में, बेहतर शासन व्यवस्था, बेहतर नियमों को जानने के लिए और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का फ्रैंकफर्ट स्कूल को लेकर। तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट स्कूल देखो आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रैंकफर्ट स्कूल या फिर आलोचकीय सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है सन 1920 से 1930 के दशक में सामाजिक अनुसंधान में फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना हुई और इसमें काम करने वाले एक पूरे विचारकों का एक समूह था। उस समूह को ही क्या नाम दिया गया, फ्रैंकफर्ट नाम दिया गया। ये ध्यान रखना, इसमें कई सारे विद्वान थे जैसे आपका हाक हाइमर, इसके अलावा आपका आड्रो रनो, ओलाक, एरिक फ्रेम, न्यूमन और हर्बर्ट मॉर्यू, ये ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जो इस स्कूल्स के अंदर थे। वैसे तो बहुत सारे विद्वान थे, तो ये तो कुछ ही नाम है, इसमें से 3 नाम कोई भी याद कर लो जो आपको आसान लगे। और सभी विचारक बेसिकली मार्क्सवादी सिद्धांत पर अपने मुद्दों को, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रेरित थे और मार्क्सवादी सिद्धांतों को इन्होंने अपनाकर क्या किया भाई, उन मार्क्सवादी सिद्धांतों को जो इनसे पहले दिए गए थे उन सिद्धांतों को आगे बताया। काफी हद तक इन्होंने उन मार्क्सवादी सिद्धांतों में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। कुछ विषय जो थे, कुछ विचार इनके उन मार्क्सवादियों के समान थे तो कुछ उनसे अलग भी थे। अलग इसलिए थे क्योंकि उनमें उन्होंने सुधार किए। सबके विचारक अगर एक रूप में देखें तो इनको आलोचकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर चीजों की आलोचना करते थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के सभी विचारक जो थे स्टालिनवादी, समाजवादी आलोचक थे और वो समाज में किसी भी प्रकार के प्रभुत्व, यानी समाज में किसी भी प्रकार का वर्चस्व जो है इसके बिल्कुल ही खिलाफ थे। इनका कहना था कि समाज में किसी भी प्रकार का वर्चस्व होना यह समाज के लिए बिल्कुल बेकार चीज है और समाज में किसी भी प्रकार का जो शोषण होता था उसके भी ये खिलाफ रहते थे। वे राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर और साथ ही साथ सांस्कृतिक, वैचारिक मुद्दों पे भी जोर देते थे। इन्होंने किया सभी प्रकार के प्रभुत्वों का विरोध किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक जब लेखन कार्य कर रहे थे तो उस समय जर्मनी में नाजीवादी शासन व्यवस्था थी, हिटलर का शासन था और उन्होंने देखा कि उसी समय इटली में फांसीवादी यानी मुसोलिनी का शासन था और उधर सोवियत संघ में जो स्टालिनवादी सत्तावादी जो शासन व्यवस्था थी, लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे हम उसको, वो रूप ले चुका था। और ये गंभीर चिंता का विषय था कि पश्चिमी यूरोप में भी बहुत जगह पर आंदोलन हो रहे थे। इस वजह से इन्होंने उस वातावरण में जो लेख लिखे वो सभी प्रकार की विचारधाराओं का मिला जुला परिणाम था। हम कह सकते हैं कि इन्होंने हर तरह की विचारधाराओं का विरोध किया।
इन्होंने बताया कि क्यों वो विचारधारा गलत है, किस तरीके से ये जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उस समय अधिकतर जगहों पर आंदोलन हो रहे थे शासन के खिलाफ, या फिर वहाँ के शासक, चाहे वो जर्मनी की बात करें, चाहे हम सोवियत संघ की बात करें, चाहे हम इटली की बात करें, वहाँ के शासक कैसे दमनकारी नीतियाँ चला रहे थे। तो आपको ये याद रखना है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि सभी प्रकार की जो विचारधारा थी उन सभी का आलोचना किया। विशोषण, अलगाववादी व्यवस्था जो थी उनको छिपाने वाली या उन्हें वैधता प्रदान करने वाली विचारधाराओं को खासकर अधिक प्रतिरोध किया या आलोचना करते थे। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, उनका आलोचना करते थे और आलोचनात्मक अध्ययन के कारण ही इनको आलोच के सिद्धांत भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया, अपने समय के जो मार्क्सवादी सिद्धांत थे उनमें भी काफी कुछ बदलाव करने की कोशिश करी। जैसे कुछ मार्क्सवादी अवधारणा सोवियत संघ की सत्तावादी तत्व प्राप्त कर चुकी थी और रूढ़िगत मार्क्सवादी विचारधारा, जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, उनका इन्होंने विरोध किया और इस वजह से इन्होंने देखा कि मार्क्सवाद में कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, उन्होंने मार्क्सवाद की जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा थी उसकी भी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम देखें सामाजिक क्रांति लाने में मार्क्सवाद का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन मार्क्सवाद ने जिस घटना से कहा कि इस तरीके से आलोचना होगी, वो बिल्कुल इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिक कर दिया। मैंने ये वीडियो भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी थी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कल के एग्जाम में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ सभी के सामने। इन विद्वानों का कहना था कि मार्क्सवादी रूढ़िग्रस्त था। रूढ़िग्रस्त का मतलब है अपनी पुरानी विचारधाराओं पर ही आधारित था और इसी वजह से इसका प्रतिरोध होता था, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब एक तरह के ही, जैसे देखें कि सब एक ही तरह के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सब एक तरीके के होते हैं। उत्पादन शक्ति पर बेशक से अमीर लोगों का हाथ है, लेकिन समाज का केवल और केवल दुखियारा वर्ग ही में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो क्या कर सके, अपने शासकों का विरोध कर सके। उसमें चेतना की कमी थी। इनका कहना था कि समाज में जो लोग आंदोलन करने थे उनमें चेतना की कमी थी और मार्क्सवादी ने आंदोलन करने के लिए मजदूरों के मन में गुस्सा तो भरा, लेकिन उनके मन में चेतना की कमी थी। उनको बिल्कुल ये नहीं पता था कि आंदोलन का सही रूप क्या होता है। इस वजह से ये क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, मैंने डिटेल से आप लोगों के लिए यहाँ पर बता भी रखा है। अगर आप देखोगे फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में, आधिपत्य के सिद्धांत के बारे में, तो ये डिटेल से बता रखा है। यहाँ पर आप देखोगे जॉर्ज लुकास के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे जॉर्ज लुकास के बारे में, तो जॉर्ज लुकास का जन्म कहाँ पर हुआ था, हंगरी में बुडापेस्ट नाम की जगह पर हुआ था 1885 में। बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में उन्होंने ग्रेजुएशन करी, फिर आगे चलकर बर्लिन और आपका हैंडलबर्ग जैसे विद्यालयों में उन्होंने एजुकेशन और ग्रहण करी। और साथ ही साथ लुकास ने आरंभ में ही अपनी जो लिटरेचर था, साहित्य में रुचि बढ़ानी शुरू कर दी और वह साहित्यों की आलोचना करते रहते थे। उन साहित्यों में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती थी, तो उनकी आलोचना करते रहते थे ये, है ना। इसके अलावा इन्होंने कुछ रचनाएं की। यहाँ पर रचनाओं के नाम है, जैसे यहाँ पर सोल एंड फॉर्म 1910 में करी, हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रामा 1911 में, आपका एस्थेटिक कल्चर इसकी 1913 में, थ्योरी ऑफ नोबल 1916 में। आरंभ में जो लुकास जो थे, लुकास पर प्लेटो और हीगल के विचारों का काफ़ी प्रभाव था, यानी उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद में वे उन्हीं की बातें आदर्शों को आगे आकर्षित हुए, परंतु बाद में मार्क्सवाद ने उन्हें प्रभावित किया और वो धीरे धीरे हंगरी में साम्यवादी दल के सदस्य बन जाते हैं और धीरे धीरे साम्यवादी आंदोलनों में जुड़ जाते हैं। 1919 में साम्यवादी सरकार में शिक्षा मंत्री बने और इसके बाद में जब हंगरी में साम्यवादी शासन का पतन हो गया, नई सरकार बन गई, तो हंगरी की सरकार ने जॉर्ज लुकास पर मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा करी और इस वजह से वो हंगरी छोड़कर भाग गए और फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सोवियत संघ अगले 20 वर्षों तक यहाँ पर रहे और यहाँ पर रहकर इन्होंने क्या किया, एक और बुक लिख दी इन्होंने। देखो पढ़ाने का भी काम किया था वहाँ पर, मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री एंड क्लास ऑफ कॉन्सेंशंस, ये बुक लिखी थी उन्होंने और इन्होंने बड़ी संख्या में मार्क्सवादियों को आकर्षित किया, प्रभावित किया। इसके बाद में जब इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई या फिर इनको जो मृत्युदंड मिला था वो सरकार बदल गई, आप कह सकते हो, 1945 में वो दोबारा से हंगरी लौट जाते हैं और बुडापेस्ट नामक जो विश्वविद्यालय थी जहाँ से इन्होंने एजुकेशन ग्रहण करी थी, वहाँ पर प्रोफेसर बने, अध्यापन यानी पढ़ाने का काम किया। राजनीति में धीरे धीरे शामिल हो गए और 1956 में हंगरी में इमरे और साम्यवादी सरकार की संस्कृति के विभाग के ये एक मंत्री भी बन गए, आपको ध्यान रखना है, मंत्री भी बने। उन्होंने कुछ महीनों तक पद पर कार्य किया। इसके पश्चात सरकार का पतन हो गया, फिर वो रोमानिया निर्वासित हो गए, यानी वहाँ चले गए और
1957 में हंगरी फिर दोबारा लौट गए अपने जीवन के अंतिम दशक में, यहाँ पर ही वो रहते हैं और इन्होंने क्या किया कि भाई इनका आगे चलकर निधन भी हो जाता है। अब पेपर में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को लेकर क्वेश्चन बनता है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन किया था। खंडन करने का मतलब है उनकी आलोचना की, और इन्होंने कहा कि भाई पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष तो होगा, फिर भी पूंजीवाद विरोधाभास पनपेगा, यानी पूंजीवाद तभी भी खत्म नहीं होगा। सर्वहारा वर्ग की जो क्रांति होगी वो पूंजीवाद का उन्मूलन कर देगी, लेकिन मार्क्स का ये कथन साबित नहीं हुआ। यानी पूंजीवाद पूरी तरीके से पूरी दुनिया से समाप्त कर देगी। ये क्रांति भी हुई, आपने देखा 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति हुई, लेकिन पूंजीवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। और पूंजीवाद समाप्त नहीं हुआ बल्कि अनेक संकट बढ़ते गए, और पूंजीवादी भी खत्म क्यों नहीं हुआ इस बात को लेकर लेनिन ने भी बताया। लेनिन ने आगे बताया था अपने सिद्धांत के अंदर, आप सभी को पता है कि लेनिन ने बताया कि पूंजीवाद का अंत होने का कारण यह है कि पूंजीवाद उच्चतम चरण पर पहुंचकर साम्राज्यवाद की ओर चला गया, और वह उसकी अंतिम पहुंच थी। यानी जब ये साम्राज्यवाद का अंत होगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, मार्क्सवाद का अंत हो सकता है। लुकास के तर्कानुसार सर्वहारा वर्ग ही पूंजीवादी वर्ग का अंत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वहारा वर्ग के अस्तित्व में उसमें क्रांतिकारी की चेतना होनी बहुत जरूरी है। ध्यान रखना है, सर्वहारा वर्ग केवल सफल तभी होगा जब उसके अंदर चेतना होगी, और जब तक उसके अंदर चेतना नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं कर सकता, वो किसी भी प्रकार की क्रांति को सफल नहीं बना सकता। मार्क्सवाद को अन्य भौतिक विज्ञान जैसा कि विज्ञान नहीं मानता था। वो मार्क्सवाद जो है भौतिक विज्ञान जैसा विज्ञान उसे नहीं मानता था। जॉर्ज लुकास, एंगल्स और जो कार्ल मार्क्स थे उनके व्यवहारिक जो सिद्धांत थे उनसे थोड़ा सा अलग था। ग्रामसी भी कुछ इसी प्रकार का था, तो मैंने बिल्कुल डिटेल से वहां पर पढ़ा रखा है, आप वहां देखिए इस वीडियो को। इसके बाद में ग्रामसी का आप लोगों को जो है वर्चस्व का सिद्धांत पढ़ना है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो कोशिश कीजिए आप इस वाली वीडियो से कर लो ग्रामसी को। वो ग्रामसी भी मिल जाएगा यहीं कहीं, अंतोनियो ग्रामसी, देखो ये रहा, यहाँ पर मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, आप ये वाली वीडियो जरूर देखिए। इसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक इसको लेकर भी एक वीडियो बना रखी है। राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, राजनीतिक दर्शन क्या होता है और राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, इसको लेकर भी क्वेश्चन बनाए गए। आपके पेपर के ये क्वेश्चन है सारे के सारे जो आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो लोकतंत्र के कई सारे प्रकार हैं, इसमें आप बेसिकली दो प्रकार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद करके जाइए। एक पहला प्रकार है आपका प्रत्यक्ष और आपका दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रकार वो होता है जिसमें जनता शासन में सीधी भागीदारी खुद करती है। जनता क्या करती है, सभाओं के जरिए अपने जो भी निर्णय लेने होते हैं वो एक स्थान पर इकट्ठा होती है। जैसे कि प्राचीन यूनान में या फिर भारत में भी कई जब संघ मौजूद थे 16 महाजनपद के, तो उस समय ये मौजूद था। हम देखते हैं कि उस समय जो स्थानीय लोग होते थे वो किसी एक स्थान पर इकट्ठा होते थे और जिस भी विषय पर उनको कानून बनाना होता था, जिस भी विषय पर उनको फैसले लेने होते थे, वो वहाँ पर सभी लोग मिलकर फैसले करते थे। लेकिन हम देखें तो प्राचीन जो लोकतंत्र था उसमें सभी लोगों को राइट्स नहीं मिले थे, कुछ ही लोग, सीमित लोगों को अधिकार मिले थे, लेकिन वहाँ पर जो भी फैसले लिए जाते थे वो प्रत्यक्ष रूप से लिए जाते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ठीक इसके विपरीत अप्रत्यक्ष वाले, जैसे आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाती है जहां पर जनता अपनी सरकार को चुनती है और जनता का काम खत्म हो जाता है। बाकी आगे की जो भी विधि होती है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष उदाहरण है क्योंकि जनता का काम वोट देकर ही खत्म हो जाता है। जनता की अगर अपेक्षाएं सरकार पूरी नहीं करती तो सरकार को अगली बार जनता हटा देती है, लेकिन हम देखें तो जनता का एक सीमित रोल यहाँ पर रह जाता है। आप सभी को ये याद रखना है। हमने बहुत कम देशों में ऐसा देखा है कि जनता ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिया और सरकार के रुख को ही चेंज कर दिया, सरकार बदल गई, ऐसा बहुत कम देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, इसकी परंपरावादी और इसकी क्लासिकल आधुनिक सिद्धांतों की मुख्य विशेषता बताइए। ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करी है, तो आप यहाँ पर प्लीज कोशिश कीजिए आप इस वाली वीडियो को इसके लिए देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो लेनिन के साम्राज्यवाद का सिद्धांत ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। रूढ़िवाद क्या है ये भी आप लोगों को बता दिया है। कहाँ बता दिया है, तो यहाँ बता दिया। ये प्लेलिस्ट का लिंक है जो आपको आई बटन पे क्लिक करने के बाद में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य हम उस राज्य को बोलते हैं जहाँ पर लिबरल या फिर सरकार जनता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। यहाँ पर हम ध्यान रखना है अपनों, जनता के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार का सबसे प्रथम दायित्व यही होता है। तो ये वीडियो है, और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए कार्ल मार्क्स के जैसे एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करके जाना है।
ये वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। नागरिक समाज और राज्य के बीच में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पक्का करके जाना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माओ के विचार मैंने आज ही पढ़ाए, ग्रामसी के बारे में बता दिया, जॉर्ज लुकास के बारे में बता दिया, वी.आर. लेनिन के बारे में अपलोडेड है। विरोधाभास की अवधारणा बताते हुए आपको माओ जेडंग की विचारधारा बतानी है, आज ही मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। सबसे लास्ट में नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको माओ के विचार मिल जाएंगे, जो कि आज ही मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी है। तो आप इस वीडियो को पहले जरूर देखना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राष्ट्रवाद के प्रमुख सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। नारीवाद के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए, तो ये कौन कौन से, इसके बारे में बता दिया। प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक हिंसा, कानूनी अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर समानता की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। समानता, स्वतंत्रता, इन दोनों को जोड़ के तो क्वेश्चन बनता ही है। अगर इन दोनों को जोड़ के भी क्वेश्चन नहीं बनता तो ये क्वेश्चन पक्का बनता है कि समानता के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप देखिए। और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये। इतना कर लिया आप लोगों ने, ये सब रिवाइज कर लिया, खाइए पिए सो जाइए, जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए और कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना चाहें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर अब तक लगभग 610 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे वैसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।